वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट एंड हम लोग बात कर रहे हैं आईसीटी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में। और यहाँ का एक वन ऑफ द टॉपिक जिसको ई गवर्नेंस बोलते हैं, इसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारे आईसीटी के लेक्चर सेशन के अंदर। इस आईसीटी के लेक्चर सेशन के अंदर ई गवर्नेंस के बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट लेवल पे, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, उनके इनिशिएटिव के बारे में हमने बात करी थी। तो सेकंड पॉइंट इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी से रैप अप करते हैं इसके अलग अलग इनिशिएटिव के बारे में। सेकंड हमारा इनिशिएटिव है हमारे पास में नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। इट मींस हर घर के अंदर हमारी डिजिटल लिटरेसी पहुंचे, इसका मिशन हम लोगों ने स्टार्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आपके छोटे से छोटे कस्बे के अंदर आपके कंप्यूटर की समझ या मोबाइल की समझ पहुंच सके, उसके लिए काम हुआ था। इसको स्टार्टिंग 2020 में किया गया था। ये सभी राज्यों केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं वहां के राशन डीलरों, आंगनवाड़ी आश्रयकर्ता तक ये बात पहुंचाने का काम किया गया था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट था, जो कि हमारे जो ई गवर्नेंस नेशनल ई गवर्नेंस मिशन है उसके अंतर्गत था। मिशन मोड प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि उसका परिभाषित करना कि आप लिटरेसी कैसे प्रोवाइड करोगे। एक दिन बेसिकली उसका परिभाषित करना, उसको डिफाइन करना, उसके उद्देश्य को, उसका स्कोप क्या होगा और काम कैसे होगा ये डिजिटल लिटरेसी, इसके बारे में मिशन मोड का काम करने का काम था। ठीक है, इसके तहत 31 तरह के अलग अलग मिशन मोड के कार्यक्रम कराए गए थे, नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। यहां तक हम लोगों की बात की गई थी। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। इट मींस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्लान था। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्लान हमारा बेसिक तौर पे स्टार्ट हुआ था हमारा 18 मई 2006 में, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया था। अब मगर इसको थोड़े दिनों बाद जब पीएम मोदी सरकार की सरकार आई, तो फिर इस इनिशिएटिव को और फर्दर प्रोवाइड किया गया आगे जाके। इस इनिशिएटिव के अंदर मेन 4 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट है। पहला था स्टेट का डाटा सेंटर, स्टेट का वाइड एरिया नेटवर्क, कॉमन सर्विस सेंटर्स, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवेज और स्टेट के ई गवर्नेंस सर्विसेज। ये सारी चीजें हमारी इस तरह की नेशनल की ई गवर्नेंस प्लान में थी, जहां पर की बात की गई थी। ई गवर्नेंस प्लान का मतलब यह है कि गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित करना। इसके लिए उन्हें जो इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए वो हम देंगे, उसके लिए हमें जो कंप्यूटर या कंप्यूटराइजेशन चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए जो आपको जो डिलीवरी सर्विसेज या डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट चाहिए वो हम स्टेट सर्विसेज के रूप में प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा मुद्दा था इस चीज के अंदर। और चौथी बात थी इसके अंदर ही हमारे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में जो मेन इकट्ठा प्लान था कि यहाँ पर मेरी एग्रीकल्चर को भी इकट्ठा कर दिया गया था, इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया था 2010-11 के अंदर, ताकि समय समय पर कृषकों तक, हमारे जो एग्रीकल्चर ऑनर्स है उन तक समय समय तक जो हमारी नई नई स्कीम्स है गवर्नमेंट की, स्टेट या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो स्कीम्स पहुंची जा सके हमारे पास में। इसके बाद अगले जो हमारा इसी तरह ई गवर्नेंस के अंदर आता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई हो गई थी हमारी ई गवर्नेंस की। इसी ई गवर्नेंस प्लान के अंदर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो अगली हमारी जो इसकी ई कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 2022 के अंदर हुई थी, 7 और 8 जनवरी 2022 के अंदर ये हुई थी हमारी हैदराबाद में लास्ट टाइम के अंदर हमारे पास में। ठीक है, इस तरह की जो मेरी ई गवर्नेंस की जो कॉन्फ्रेंस थी, इनका मेन मकसद ये था कि हमारे इसका ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, जहां पर की पब्लिक की ग्रीवेंस और जो रिफॉर्म्स हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन वो जो लिए जाते हैं, उसका जो फुल शॉर्ट फॉर्म है वो है क्या, डार्प, DARPG। ठीक है, इसको ये जो था पर्टिकुलर हमारा डिपार्टमेंट था जो कि पब्लिक की ग्रीवेंस, पब्लिक की समस्याएं सुनता था। और साथ में जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारा जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने आपस में साथ मिलके हमारी जो वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ बातचीत करी, ताकि एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई, ताकि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे आम लोगों के जो मुद्दे हैं वो आईटी सर्विसेज के थ्रू दूर हो सके। तो एक मेन कॉन्फ्रेंस कराई गई थी इसके लिए यहाँ पर। और ये बेसिकली तौर पर बताया गया था, इसकी पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो 7 और 8 फरवरी 2020 में मुंबई को हुई थी। ये 23वां हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई थी। ठीक है, इसी ई गवर्नेंस के मुद्दे के ऊपर एक और बात करी गई। ठीक है, आप अलग अलग चीज हुई, डिजिटल की लिटरेसी आपकी बात की, डिजिटल की ई गवर्नेंस की बात करी,
डिजिटल के अवार्ड्स की बात करें, अब हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंस हो गई, अवार्ड्स। ई गवर्नेंस में और क्या काम करा हम लोगों ने अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करे। अलग अलग अवार्ड्स थे जहां पर कि जिन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स ने, ठीक है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग जो हमारे पास में अलग अलग जो स्कीम्स है, किसने कितने अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाया, उसके लिए इंफॉर्मेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक वे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए क्या नए नए उन्होंने तरीके अपनाए, उसके लिए उनको अवार्ड्स मिलना स्टार्ट हुए। तो ये भी एक अवार्ड था जो 2003 में स्टार्ट किया गया था, नेशनल अवार्ड ऑन ई गवर्नेंस 2023। ये हर साल के अंदर ये हमारा नेशनल अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है ई गवर्नेंस के लिए। और ध्यान दीजिएगा, वापस इसको प्रोवाइड कौन करता है? DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस। पब्लिक ग्रीवेंस की जो हमारी डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करता है हमारे पास में विद रिस्पेक्ट टू आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये प्रोवाइड किसको किया था? सरकारी विभागों को दिया जाता है, ताकि उन्होंने सरकार से, सरकार के द्वारा या सरकार से नागरिक या सरकार से व्यवसाय की सर्वोत्तम पहलों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, कि कैसे उन्होंने अलग अलग स्कीम करके किस तरह से अलग अलग इनिशिएटिव्स को अपनाया हो, तो उसके लिए लोगों को अवार्ड्स मिलता है इस चीज के अंदर। बात करें 2021 में ये हमारा ई गवर्नेंस का हमारा प्रोग्राम हुआ था, उसमें 6 श्रेणियों के तहत 26 अलग अलग हमारे अवार्ड दिए गए थे। इसमें वन ऑफ अवार्ड था जहां पर कि टेक्नोलॉजी इन एड टू एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरह से आपने एडमिनिस्ट्रेशन को की सहूलियत करी थी आपने टेक्नोलॉजी लाके। तो उसके लिए जो हमारी जो मिनिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड की, उसको इसका अवार्ड मिला गया था। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। एक और था ई गवर्नेंस के तहत नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ये इसका मेन मुद्दा ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क ये था कि जितने भी हमारी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है टेक्निकल या हमारी मैनेजमेंट की, उन सभी के अंदर हाई स्पीड की कनेक्टिविटी हो, ताकि जो वहां की स्टूडेंट या प्रोफेसर हैं या फिर जो वहां पर किसी भी सुपर कंप्यूटर पर लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी बहुत ही बेटर हो एक दूसरे से। तो उसके लिए प्रोग्राम था जहां पर कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बेटर करने की बात की गई थी इस तरह के प्रीमियम इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे पास में। तो हमें बहुत क्या था? नेशनल नॉलेज नेटवर्क प्रोवाइड किया था, जो कि मल्टी गीगाबाइट्स में था, जो कि हमारी नेशनल रिसर्च एजुकेशन नेटवर्क है उनके अंदर प्रोवाइड होता था हमारे पास में। ठीक है, ये सबसे पहले 2010 के अंदर न्यू दिल्ली में ये हमारा स्टार्ट हुआ था, नेशनल नॉलेज नेटवर्क या फिर राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्टार्ट हुआ हमारे पास में। बाद में ये जो योजना है, इसे हमारे जो शार्क जो देश है उस तक इसकी व्यापक पहुंच की इरादा रखा गया है इसके अंदर हमारा। ओके, अगली बात कॉमन सर्विस सेंटर, CSC। हर बार मैंने इसका नाम लिया है, कॉमन सर्विस सेंटर। बहुत ही बुनियादी और एक इस तरह की पहल है कि जहां पर कि एक ग्रामीण वासी जो किसी गांव में रहता है, वहां पर उसको जो उसके सर्टिफिकेट्स हैं, देख किसी भी तरह के सर्टिफिकेट्स हो, वो इजीली उनको प्रोवाइड हो पाए, और जो उनका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी बहुत ही वन फ्रेम विद नेटवर्क में प्रोवाइड कर पाए। तो इसके लिए CSC आपका मतलब पहल थी, जो कि ई गवर्नेंस के बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था। जहां पर की बात की गई थी कि इसको 2006 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट किया था, जो बाद में इसको CSC 2.0 के नाम से 2015 के अंदर इसको वापस रीलॉन्च किया गया आपके पास में। इसके तहत यहाँ पर एक दे प्रोवाइड वेब इनेबल ई गवर्नेंस सर्विसेज इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर एक तरह के ई गवर्नेंस सर्विसेज प्रोवाइड की गई, जहां पर कि आपके अंदर अलग अलग जो सेवाएं हैं वो टेक्नोलॉजी रूप से डायरेक्टली लोगों तक पहुंच सके इजी वे में के अंदर। ठीक है, CSC का ट्रेड नेम क्या है? डिजिटल सेवा केंद्र। ठीक है, ये पब्लिकली है। स्टार्टिंग कब की, इसके फाउंडेड कब की CSC? तो ये 16 जुलाई 2019 के अंदर थी मेरे पास में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है CSC का। अगला प्रोजेक्ट इसी ई गवर्नेंस के अंदर आता है, भारत नेट प्रोजेक्ट मेरे पास में है अब ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट मेरे पास में, भारत नेट प्रोजेक्ट ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो ज्ञान प्रोजेक्ट था, नेशनल ज्ञान प्रोजेक्ट था, वो नेशनल या रिसर्च मेरे पास में जो प्रीमियम कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया के, वहां तक सीमित था। अब ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जो पब्लिक सर्विसेज के जो ऑफिस है वहां तक इसकी पहुंच बनाने की कोशिश की गई। इसको 2011 में इसका लॉन्च हुआ था मेरे इस तरह के भारत नेट सर्विसेज का, और जो इसको 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट सर्विसेज को के अंदर कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पहल को।
इसके तहत भारत नेट परियोजना का पहले ऑप्सिड नेटवर्क मतलब ऑप्टिकल नेटवर्क कम्युनिकेशन था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। सबसे पहला नाम क्या था? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क इस पहल का नाम था। बाद में इसका बदल का नाम क्या किया गया? भारत नेट प्रोजेक्ट का नाम कर दिया गया इसका। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क इसका नाम भारत नेट प्रोजेक्ट रखा गया है। ओके, दिस प्रोजेक्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय, ये इसमें काम कौन कौन कर रहे थे? बीएसएनएल हमारी सरकारी कंपनी, रेलटेल, पावर ग्रिड, इज बीइंग फंडेड बाय द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इसको फंडिंग किया गया और इन लोगों ने एग्जीक्यूट किया गया। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड 2012 के अंदर एक तरह की लिमिटेड कंपनी बन गई जो कि आपके हाई पावर जो हाई स्पीड नेटवर्क है पूरे देश के अंदर पहुंच सके उसके लिए काम करना चालू करा। तो आज की तारीख में हम लोग बात करें कि आज की तारीख में ऑप्टिकल नेटवर्क की बात करें इन इंडिया के अंदर तो करीब करीब 5.6 लाख किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर लाइन लगाई गई है। जहां पर क्या बात करते हो कि आपकी एयरटेल या जियो जो है जो कि ऑप्टिकल फाइबर पर काम करते तो इसी भारत नेट का वन ऑफ द प्रपोजल है ताकि आपकी नेट स्पीड बहुत तेजी से पहुंचे। इसके तहत हम बात करेंगे कि 168,010 जीपी की जो स्पीड है वो सेटेलाइट से वो जो प्रोवाइड की गई है। इसके तहत जो फंडेड जो डिस्ट्रीब्यूटेड है जो फंड डिस्ट्रीब्यूट किया था भारत नेट प्रोजेक्ट को वो करीब करीब 27,582 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया गया था। और डिफरेंट तरह के हॉटस्पॉट जो कि रेलवे स्टेशन या ऐसे कोई सरकारी तहत हमारे हॉटस्पॉट प्रोवाइड किए गए थे वो करीब करीब हमारे 104288 जीपीएस के आसपास के हमारे लोकेशंस प्रोवाइड किए गए थे इसके अंदर। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि अलग अलग 2.5 लाख पंचायतों तक इसके ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोवाइड किए गए थे ताकि हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी बेटर हो सके। अब ये बात तो रही कि स्पेसिफिक हम लोगों ने प्रोजेक्ट की बात करी। अब हम स्पेशल प्रोजेक्ट्स की बात करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर ले। यहाँ पर हम लोग सबसे पहला प्रोजेक्ट के अंदर आता है, हमने बात की थी भूमि प्रोजेक्ट की बात की थी जो कि एक तरह का स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। इसके तहत हमारी जो ऑनलाइन डिलीवरी होती थी हमारे लैंड रिकॉर्ड्स की होती थी। इट मीन्स आपको कोई आपका लैंड रिकॉर्ड है, अभी हमें लैंड रिकॉर्ड कर जाना होता है पटवारी के पास जाना पड़ता है और पटवारी फिर आपको आपकी जो पोथी होती है जिसको हमारी पोथी किताब के अंदर लिख के देता है कुछ हार्ड कॉपी के अंदर वो चीज प्रोवाइड करता है आपके लैंड रिकॉर्ड्स को। ठीक है, मगर अब कर्नाटक में भूमि प्रोजेक्ट के तहत इस तरह का जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन भेज दिया गया है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी पहल है लैंड रिकॉर्ड्स को आपके ऑनलाइन रखना। इसके बाद हमारा अगला प्रोजेक्ट है, इसी तरह कर्नाटक ने एक और अपना बड़ा मेजर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम खजाने था। ठीक है, खजाने प्रोजेक्ट के तहत आपके जितने भी एंड टू एंड ऑटोमेशन जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी थी उसको आपको ऑटोमेट किया था इन लोगों ने। ठीक है, ताकि राज्य के अंदर जितने भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जितने भी एक दूसरे को पैसा भेजना हो, ठीक है, तो आपका जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर पोर्टल बना दिया गया, उसको खजाने नाम दिया गया था। इसी तहत एक और प्रोजेक्ट था जो कि आंध्र प्रदेश सरकार ने बनाया था जिसका नाम था ई सेवा। ये भी स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है। इसके तहत आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको ऑनलाइन प्रोवाइड किया गया था कंज्यूमर या सिटीजन को ताकि उनकी रिस्पेक्टिव जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो आपके डायरेक्टली सर्विसेज डिलीवर कर सके। इट मींस आपके पोर्टल के ऊपर आप लोगों को लेटर लाइसेंस आपको लेना है तो लाइसेंस के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आप आपका जो भी प्रोसेस है जहां पर क्या आप टेस्ट ड्राइव करते हो उसका डायरेक्टली आपको ऑनलाइन आपके वर्जन के ऊपर आपको कोई चीज आपका डीएल मिल जाएगा। जैसे अभी हार्ड कॉपी आती है तो वो ऑनलाइन मिल जाएगी, या फिर आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया है तो कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो आप रिकॉर्ड आपने भेज दो, अपलोड कर दो और वहां से आपके रिकॉर्ड्स को पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, आपको कहीं जगह जाना नहीं पड़ेगा, आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन मिल जाएगा सर्टिफिकेट। तो इसी बेस के ऊपर आपकी ई सेवा प्रोवाइड की गई थी। अब एक और है ई कोर्ट सर्विसेज। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने प्रोवाइड किया था। यहाँ पर एक बहुत अच्छी पहल की गई थी। इस पहल में ये था कि आपके जितने भी आपके सेशन कोर्ट्स हैं, ठीक है, सेशन कोर्ट इस तरह के कोर्ट्स जो आपके हाई कोर्ट्स हैं, उन हाई कोर्ट्स की लाइव सुनवाई आप लोग ऑनलाइन देख सकते थे और रिकॉर्ड देख सकते थे कौन से कहाँ पेंडिंग केसेस है वो भी आप समझ सकते थे इस तरह की आपकी ई न्याय के ई कोर्ट के आपके पोर्टल के ऊपर। इसी तरह ई गवर्नेंस का एक और था ई डिस्ट्रिक्ट आपका प्रोजेक्ट है आपके पास में।
ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के अंदर ये आपका इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी दिया था, जहां पर कि आपके जिला स्तर पर नागरिक केंद्रित सेवाएं जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, जाति और जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं जो कि सिटीजन सर्विस सेंटर के होते हैं वो आपको डायरेक्टली प्रोवाइड हो सके। ठीक है, जो आपके जो स्टेट सर्विसेज के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, जो आपको डायरेक्टली हार्ड कॉपी में मिलते हैं वो आपको सिटीजन सर्विस सेंटर पर डायरेक्टली आपको मिल सके, ये आपकी योजना थी ई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपकी। ये एमपी सरकार के अंदर भी हमें प्रोवाइड होती है। एक और है एमसीए 21। एमसीए 21 बेसिकली तौर पर ये कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। इट मीन आपके जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज लोग एक दूसरे से बातचीत या एक दूसरे से कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए ये हमारी मैथ 21 को प्रोवाइड की गई थी। इस प्रोजेक्ट का मेन एम ये था कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं, जितनी भी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो तो इस पर्टिकुलर पोर्टल्स के थ्रू अभी हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है तो सब चीज हमारा ऑफलाइन मोड में करना पड़ता है। इसको भी हम चाहते हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज को या कॉर्पोरेट्स को इजीली हो, बहुत जल्दी वो हमारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करे, तो इस वे को ईज करने के लिए हमारे इस तरह का योजनाएं बनाई गई एमसीए 21। ठीक है, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर 21 के नाम से इसका था। अगला एक और हमारी योजना थी ई ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ पब्लिकेशन जो हमने बात की थी, हमारा एआरपीजी जो हमारा एक तरह का मिनिस्ट्री थी, उन्होंने वापस इन्होंने प्रोवाइड की गई थी। इसके तहत हमारी जो लोक शिकायतें थी, ठीक है, ताकि हमारा पेपर वर्क कम से कम हो सके, जो भी ग्रीवेंस हम जाते हैं, आपके घर के आसपास किसने विवाद कराया, आपको कोई चीज समस्या है तो आप पहले लिखते थे और जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वहां जाकर आप उसको एप्लीकेशन भेजते थे। अब ये जो समस्या है जो कि आप एक एक पेपर आप देके काम करवाते थे, इसको पेपर लेस करवाने के लिए इस तरह की योजना बनाई गई थी ई ऑफिस पर, ताकि जितनी भी आपकी चीजें हैं डायरेक्टली आप लोग ऑनलाइन तरीके से आपकी ग्रीवेंस सुनी जा सके। इसके बाद है लोकवाणी जो कि उत्तर प्रदेश का एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट था, ताकि आपके ये बेसिक तौर पे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर इसका इनिशिएटिव था 2004 के अंदर, ताकि आपकी जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं जो कि इस तरह के ऊपर आप लोगों को मैंने बताई थी ई डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलती थी, वो सारी सेवाएं आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती थी आपकी लोकवाणी के अंदर, यूपी के वन ऑफ द सर्विसेज। अगली थी ज्ञान दूत। ये ध्यान दीजिएगा, ये एमपी की सेवा है तो हो सकता है पूछी जा सके आपको। ज्ञान दूत के सेवा के अंदर ये बेसिक तौर पे एक तरह का इंटरेक्टिव बेस आपका वेब पोर्टल है आपके पास में ज्ञान दूत। इस ज्ञान दूत के वेब पोर्टल के ऊपर आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट टू आपके जो सिटीजन हैं उनका इंटरेक्शन आप कर सकते हो। यहाँ पर ये इनिशिएटिव बेसिकली धार डिस्ट्रिक्ट एमपी में स्टार्ट किया गया था 2000 के अंदर। ठीक है, विथ तीन ऑब्जेक्टिव। इसका वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि इंफॉर्मेशन टू द रूरल पॉपुलेशन इन एक्टिंग एज ए इंटरफेस बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल। इसका मेन मकसद ये था ज्ञान दूत का कि आपकी जो रूरल पॉपुलेशन है वहां तक आपकी जो स्कीम्स है वो जल्दी से जल्दी तक पहुंच सके, और जो सर्विसेज हैं जो कि आपकी हम बात करते हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह की, वो इजीली पहुंच सके। ये इसलिए इनिशिएटिव 2000 में स्टार्ट किया गया था आपके पास में। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट फ्रेंड्स जो कि केरला में था। इसका मेन इसका तोड़ की वर्डिंग फ्रेंड्स की बात करें, फास्ट रिलायबल इंस्टेंट इफिशिएंट नेटवर्क फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ सर्विसेज। इट मींस आपके जो डिस्बर्समेंट है, मतलब जो आपके सर्विस आपके जो पैसा है या फिर आप किसी तरह का डिस्बर्समेंट है किसी भी सर्विसेज का, उसके लिए इस तरह का फ्रेंड आपका पोर्टल बनाया गया था। ये एक वन विंडो सर्विसेज थी जहां पर क्या आपके सारे टैक्सेस और फाइनेंसेस की जितनी भी चीजें हैं वो गवर्नमेंट पोर्टल पे आप करवा सकते हैं। सिंगल एकल खिड़की सुविधा थी अपने पास में। ठीक है, इसी तरह ई मित्र प्रोजेक्ट है जो कि राजस्थान में हुआ था। ये एक तरह का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट था जहां पर कि अर्बन और रूरल मासेस के लिए मैक्सिमम पॉसिबल सर्विसेज आपकी ऑनलाइन पोर्टल पे मिल जाए, ये इसका काम था इसका। अगला है डिजी लॉकर। सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल लॉकर में आपके जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं आप उसको डिजिटल रूप से स्टोर कर सकते हो, और कहीं पर भी आपसे कोई दस्तावेज आपको जो ऑफलाइन मांगते हैं, जैसे कि आपका डीएल है या ऐसा कोई भी दस्तावेज आपको वेरिफिकेशन के लिए चाहिए किसी डिपार्टमेंट में, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो और ये मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये इसका मेन मकसद था। ये डिजिटल लॉकर है गेट 10 MB ऑफ पर्सनल स्टोरेज, 10 मेगाबाइट की पर्सनल स्टोरेज प्रोवाइड करता था, जहां पर कि वेरियस चीजों की लिंकिंग प्रोवाइड थी, जैसे कि आधार कार्ड
और ये बहुत ही सुरक्षित तरीका है आपके किसी भी कागजात को यहाँ रखने का। ठीक है, इसके बाद है इन राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, इसका इस्तेमाल अब हम लोग बहुत एज ए इंजीनियर बहुत करना स्टार्ट हो गए। इस हमारी जो नेशनल डिजिटल एनडीएल की हम बात करते हैं, एनडीएल एक तरह के खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर का इनिशिएटिव है। आईआईटी खड़गपुर ने अपने जितने भी रिसर्च पेपर है आईआईटी का फॉरेन की रिसर्च पेपर है उसको एक प्लेटफॉर्म पे डाला गया, और जितने भी इसके साथ में जितनी भी किताबें हैं स्टैंडर्ड किताबें जो ओपन बुक के तौर के ऊपर है उनको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक वो किताबें पहुंच सके और रिसर्च चीज पहुंच सके मेरे पास में। ठीक है, मेरी सरकार 2014 का वन ऑफ द इनिशिएटिव है जहां पर के आपके विचार आप लोग वहां पर कर सकते हो। डिजिटल पेमेंट आपको बताया था, आईएमपीएस सबसे पहले स्टार्ट हुई, फिर आपकी यूपीआई पेमेंट का मोड स्टार्ट हुआ था। इसी यही सबसे आपकी मेन बात थी आपके कहां पर आपके मोदी सरकार की, जब मोदी जी की सरकार स्टार्ट हुई सबसे बड़ा जो ई गवर्नेंस था, ई डिजिटलाइजेशन का जो युग था जो स्टार्ट हो रहा था, तो यहीं से स्टार्ट था जहां पर कि हम पेमेंट ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में आए थे, जहां पर कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज हमने सबसे स्टार्ट की थी 22 नवंबर 2010 के अंदर, और हमारे जो यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज यूपीआई सर्विसेज थी 11 अप्रैल 2016 को हम लोगों ने स्टार्ट की थी। इसके तहत एक और चीज के बाद में भारत या भीम ऐप आई थी, जहां पर कि इसको और इनिशिएटिव करके 30 दिसंबर 2016 के अंदर स्टार्ट किया गया। भीम आधार, इसमें आपके जो भी अकाउंट्स हैं उनको आधार से लिंक करवाएगा तो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत भीम आधार के अंदर, ताकि आपके जो डायरेक्टली है राशि भुगतान या राशि है वो डायरेक्टली आपकी मिल सके ग्राहकों को एक उनके फिंगरप्रिंट की मदद से। फास्टैग ये वन ऑफ द फीचर है जो कि नवंबर 2014 में लाया गया था। इसका मेन मकसद ये था जो कि हमारे टोल्स वगैरह जहां पर कि हम कैश देके लेते हैं तो हो सकता है कि वहां पर मुनाफाखोरी हो रही हो, तो उस मुनाफाखोरी को बंद करने के लिए फास्टैग लगाए गए थे, जहां पर कि आप जैसे यूपीआई के अंदर आपका एक तरह का पेमेंट इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी एक जगह पेमेंट आप डाल दीजिए और जहां जहां टोल पे जाएंगे अपना फास्टैग से आपका पेमेंट कटता रहेगा। तो उस तरह का एक इनिशिएटिव था फास्टैग का हमारे पास में। एक और हमारे पास में इनिशिएटिव है उमंग, जो कि 2017 में आया था, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। न्यू एज गवर्नमेंट गवर्नेंस के लिए आपका प्रोजेक्ट था। इसके तहत गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल इंडिया वन सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपल प्लेटफॉर्म फॉर असेसिंग over the 841 services through 127 डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज। जितने भी हमारे 127 डिपार्टमेंट हैं सेंट्रल और स्टेट के, और उनकी जितनी भी 841 हमारी अलग अलग योजनाएं हैं वो एक पोर्टल पे आपको मिल सके, उसके लिए इस तरह की ऐप बनाई गई थी जिसका नाम था उमंग ऐप, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन एंड न्यू एज गवर्नमेंट। फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग। ठीक है, अब इसके अलावा एक और आपके पास में है ई नाम, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इट मींस आपकी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, जितने भी आपकी कमोडिटीज हैं उनको ऑनलाइन रूप से आपको खरीदना और बेचना हो, जो कि सरकारी रूप से आपकी मिलती है, उन्हें आप यहाँ पर इससे सरकारी मंडियों का समन्वय हो सकता था आपके पास में, खरीद फरोख्त आप कर सकते हो इस पर्टिकुलर ई नाम की वेबसाइट के ऊपर आपकी। अगली दर्पण डिजिटल एडवांस रूरल पोस्ट, जितनी पोस्ट ऑफिस है उनको एडवांस मतलब सेंट्रलाइज करना कंप्यूटर के थ्रू और इंटरनेट कनेक्टिविटी करना, वो इसका काम था हमारी दर्पण वाले ऐप का। ठीक है, इसके बाद है एक और नीचे रह गई है जीवन, यहाँ पर की जीवन जो जीवन प्रमाण मेरे एक तरह की एक और इनिशिएटिव जहां पर कि आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की गई थी हमारे पेंशनर को, ताकि ऐसा ना हो कि बंदे जो कोई और बंदा किसी और बंदे की पेंशन ना लेके चल जाए। ठीक है, तो इस तरह की आपकी जीवन प्रमाण आपकी ई गवर्नेंस ऐप था, जहां पर उनके फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक के बाद ही कोई बंदा पैसा ले सकता था। तो इस तरह का इनिशिएटिव और करा गया था। अगला है प्रगति, जो कि 2015 में आया था, जहां पर की प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन की बात की गई थी। इट मींस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपको कोई काम करने का निर्णय आपको काम करना था, इस तरह की आपकी योजनाएं बनाई गई थी ताकि गवर्नेंस और मजबूत हो सके। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि ग्रीवेंस आपकी ज्यादा से ज्यादा समस्या सुधारी जा सके,
गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करा सके और उनकी मॉनिटरिंग सही से हो सके, ये काम था। ये 3 टायर के अंदर एक काम होते थे। एक तो पीएमओ ऑफिस, प्रधानमंत्री का ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी स्टेट के आधार के ऊपर 3 स्तरीय प्रणाली पे काम होता था मेरे पास में। ठीक है, इनका मेन मकसद ये होता था प्रगति ऐप का, ताकि आपका जो डाटा है डिजिटली मैनेज होके, जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या फिर हमारे जो जियो लोकेशन से हमारी टेक्नोलॉजीज के, वो लोकेट हो सके। ये मेन मकसद किसका था? प्रगति के रूप में आता था हमारे पास। फिर था पीएमजीडीशा, मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जहां पर के रूरल एरियाज के 6 करोड़ लोगों को आज की तारीख में शिक्षित किया गया है इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू। फिर मेघराज जो कि जीआई क्लाउड है, एक तरह का आपकी जो क्लाउड सर्विसेज बेस्ड आपका ऐप सर्विसेज है, ठीक है, जहां की क्लाउड सर्विसेज के बारे में जानकारी मिलती है आपके पास में। कॉस्मोस ई गवर्नेंस की छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। मोबाइल सेवा, एक मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड सर्विसेज है जो गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज में आप देख सकते हो। स्वयं ऐप, ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ऐप है हमारे पास में आज की तारीख में, जहां पर कि आपके जितने भी मुख्य कोर्सेस हैं जो कि आपके एनपीटीएल इसमें अटैच्ड हैं, आपके इग्नू के कोर्सेस है, एनपीटीएल के कोर्सेस हैं, ये सारे कोर्सेस स्वयं कोर्सेस में आते हैं, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जो स्टूडेंट लॉबी है आपके फ्रॉम 8 क्लास टू आपके मास्टर्स एंड डॉक्टरेट, इन सभी तक टेक्नोलॉजी की सारी बातें हैं या टेक्नोलॉजी की सारी बातें उन तक पहुंची जा सके आपके पास में। तो ये इनिशिएटिव स्वयं ऐप का इसलिए किया गया था, ठीक है, ताकि ई एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके आपके पास में यहाँ पर। तो बहुत सारे इसके अंदर आपके लाइनअप होते हैं। ई बीस पोर्टल एक और पोर्टल था, 2013 में लाया गया था। ये जो पोर्टल था बेसिक के तौर पे ई बीस पोर्टल को इंफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बनाया था, औद्योगिक नीति इस विभाग के तहत हमारा, ठीक है, हमारा इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके तहत हमारा ये काम किया गया था। इसका मेन मकसद ये था कि हमारी जो पॉलिसीज है इंडस्ट्री रिलेटेड, वो उनको बूस्टअप मिल सके हमारे पास। फिर नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम NLRMP, जो कि एक दो भूमि आपने प्रोजेक्ट देखा था आंध्र प्रदेश का, इस तरह की, मगर अब ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट है, जहां पर कि आपके जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स है वो एक जगह सेव हो सके मेरे पास में, उसके लिए प्रोजेक्ट था मेरे पास में। इसके तहत आपके भूमि के जितने भी लेख हैं उनको, अब प्रोजेक्ट फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड वाज लॉन्च्ड इन 1988-99। इसके तहत ध्यान रखें 1988-89 में बोल दिया करते कि हम लैंड रिकॉर्ड को ऑनलाइन कंप्यूटराइज करेंगे, ठीक है, ये उस समय की बात है। विद इंटेंशन टू रिमूव द इनहेरेंट फ्लॉज मैनुअल सिस्टम एंड मेंटेनेंस एंड अपडेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, आपके जो मैनुअल इंस्ट्रक्शंस हैं और जो उसको संभालने की प्रक्रिया, आज की तारीख में कोई घर है जहां पर लैंड रिकॉर्ड रखे गए हैं वो जल जाए जगह जगह, तो आपके बाकी लोगों के लैंड रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे। तो इस इनिशिएटिव के तहत, ताकि लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन ज्यादा देर तक नहीं करा, क्योंकि 10 से 15 साल के बाद आपके जो भी कागज होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर इस सोच के रखते हैं 1989 के अंदर ही सारे रिकॉर्ड को ऑनलाइन रखना स्टार्ट हो गए थे हमारे पास, उस इनिशिएटिव रखा गया था हमारे पास में, ठीक है। NLRMP। अगला है निकनेट, एक तरह का नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क बनाया गया था 1987 में। इसका मेन मकसद ये था कि एक सैटेलाइट बेस्ड मेरा नेटवर्क था, जहां पर कि आपके जितने भी एरियाज हैं वो सैटेलाइट के थ्रू जुड़े जा सके आपके पास में, और इंफॉर्मेशन कभी नेट कनेक्टिविटी ना हो तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपका प्रोवाइड हो सके इसके थ्रू आपके पास में। एक है दीक्षा, एक और ऐप है, एक और इनिशिएटिव जिसके थ्रू आपके जो नॉलेज शेयरिंग है इसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बना सकते हैं। इसका मेन मकसद इसका था दीक्षा का। नेस्डा, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट, इसके तहत आपका एक तरह का फ्रेमवर्क था जिसके तहत 2018 के अंदर आपकी जितने भी सर्विसेज उनको कंप्यूटराइजेशन कर सके, इसका मेन मकसद था। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट फ्रेमवर्क वाज कंसेप्चुअलाइज्ड एंड लॉन्च्ड इन 2018, ठीक है। इसके तहत आपका मुख्य रूप से सभी सेवा पोर्टलों को मूल्यांकन किया था, जितने भी आपकी पोर्टल्स हैं, सर्विसेज, ऑनलाइन पोर्टल तो बना लिए, उनका एक्सेस समझ में कैसे आएगा, कौन सा पोर्टल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है या अधूरा है, तो इन सबको
असेसमेंट करने के लिए हम लोगों ने एक पर्टिकुलर ऐप बनाया गया था, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। समग्र शिक्षा अभियान था, जिसके तहत इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर द स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू 12th टू इंश्योर द इंक्लूसिव एंड एडिक्वेट क्वालिटी एजुकेशन टू लेवल ऑफ स्कूल। आपके जितने भी छोटी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जितने बच्चे हैं उन तक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके, तो उसके लिए आपके जो मुख्य कोर्सेज जैसे हमने स्वयं में देखे, वैसे कुछ आपके नॉलेज सेंटर आपके या वीडियोस या कंटेंट मिल सके, वो इस तरह का प्रोग्राम था। समग्र शिक्षा अभियान आपके पास था। ई संजीवनी ऐप था, इसके तहत आपकी जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उसमें टेलीमेडिसिन सेवा मंच प्रोवाइड किया था, जहां पर कि आप अपनी जो परेशानी, जो अलग खांसी सर्दी है, उसके लिए अलग अलग मेडिसिन की जानकारी आप वहां पर ले सकते थे आपके पास में आप लोग। डीजी बुनाई, इसके तहत आपके पास में ये बुनकरों के लिए बेसिकली थी, जहां पर कि डिजिटल कलाकृति बनाने और कड़े में लोड की जाने वाली साड़ी के डिजिटल विकसित करने में सहायता करता था। कि इट मीन्स आपके जितने भी बुनकर हैं उन लोगों के लिए मेन मकसद था, ताकि वो डिजिटली रूप से एडवांस हो सके और अपने डिजाइन को ऑनलाइन बनाने के पहले ऑनलाइन देख सके वो कैसा है। तो इसके लिए एक मंच बनाया गया था, डीजी बुनाई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके तहत आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो अर्बन विभाग है, इसने जितने आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री ने एक स्टेट वेंडर आत्मनिर्भर निधि बनाई थी। एक तरह की निधि या कोष बनाया गया था आपके इस तरह के अर्बन हाउसिंग अफेयर्स के लिए। ओके, भविष्य एक और नए तरह का स्कीम थे मेरे पास, भविष्य है। इसके तहत आपने जितने भी सेंट्रल के कर्मचारी हैं और जो लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, इसके द्वारा एक ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली, मतलब आपकी भविष्य करके ऐप, भविष्य ऐप के अंदर आपकी जितनी पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं, उसमें अटैच होके आपकी जितनी भी उनकी ट्रांजेक्शंस हैं, पेंशन की जो आई है गई है, वहां पर आप ट्रैक कर सकते हो भविष्य ऐप के अंदर। अगला है पीएफएमसी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरह का वेब आधारित ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, जिसके तहत आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने रिकॉर्ड जो है फाइनेंस रिकॉर्ड से वो चेकआउट करते हैं अपने पास में। अगला है ई रूपी, इसके पहले फास्टैग बताया, भीम बताया, भीम आधार बताया, यूपीआई बताया, ठीक है, आईएमपीएस बताया। अब इसका एक और नया चीज है जिसको हम बोलते हैं ई रुपए, ठीक है। ई रुपए का कुछ इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर कि a person and a purpose specific digital payment solution launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. E-rupee is a cashless and contactless instrument for digital payment. It is a QR code or SMS string based e-voucher which is delivered to the mobile of the beneficiary. It has been developed by the NPCI UPI platform. It means ये एक तरह का सॉल्यूशन था जहां पे आपकी कॉन्टेक्ट लेस, आपके मतलब बिना बंदे को, मतलब क्यूआर कोड जो हम स्कैन करते हैं उसको करके आपकी यूपीआई पेमेंट हो सके आपके पास में। तो इस तरह की पेमेंट ऑप्शंस आपको ई रुपए के थ्रू कराई गई थी। अब इसका मेन फायदा नुकसान क्या था ई रुपए का? अभी तक हमारे जो बीच में जो मीडिया मोड्स होते थे वो बाहर फॉरेन के होते थे, ठीक है। तो इंडियन मेड आपका ट्रांजेक्शन वर्थ करने के लिए आपका मोड बनाया गया था ई रुपए, जहां पर की वाउचर आधारित आपकी डिजिटल भुगतान होता था, वाउचर के आधार के ऊपर। इसमें आपका जो डिजिटल पेमेंट है कैशलेस होता था, क्यूआर कोड के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट आपका मोड होता था। यहाँ पर उपयोगकर्ता आपका जो पेमेंट है वो इंटरनेट एक्सेस के थ्रू करवा सकता था और बिना कोई टाइम लिए इमीडिएट पेमेंट होता है इसके थ्रू। ओके, तो ये बहुत सारी सेवाएं हैं हमारी जहां पर कि हम लोगों ने अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस चेक करें। अब हम बात करते हैं कुछ वेब के रूप में। बहुत सारी, मैंने कहा ना, बहुत सारी ई सेवाएं जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि ओमंडन्स पर्सन ऐप, ठीक है। अभी ओमंडन्स पर्सन ऐप का, ओमंडन्स का आपने एक सुना होगा। ओमंडन्स बेसिकली तो बैंकिंग सर्विसेज में ज्यादा काम आता है, जहां पर कि आपकी जो पब्लिक ग्रीवेंस है बैंकिंग रिलेटेड, वो वहां पर ओमंडन्स को, जो गवर्नमेंट के बैंकिंग ओमंडन्स एक पर्टिकुलर ब्रांच का ओमंडमेंट है, उसका अपनी शिकायत बता सकते थे, तो उसका सॉल्यूशन तुरंत होता था। तो उसके तहत एक ऐप बनाई थी जहां पर कि आपके ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह चौहान ने आपके 24 फरवरी 2022 को मनरेगा के लिए एक ओमंडन्स ऐप किया था, ताकि
आपकी मनरेगा की पारिस्थितिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह लोकपाल द्वारा परेशानी मुक्त रिपोर्ट शिकायत वर्गीकरण और शिकायत निपटान करने हेतु करा गया। इट मीन्स मनरेगा के अंदर, अभी हमने बैंकिंग के अंदर होता था अपॉइंटमेंट, पहले एक बंदा जो आपकी बैंकिंग की आपकी जितनी भी समस्या है ब्रांच की वो सुनता था। अब मनरेगा के अंदर होने वाली समस्या के बाद बंदे ने कम पैसा दिया या फिर मुझे कैश में पैसा देके उसने मुझे ऑनलाइन पैसा नहीं चढ़ाया, तो ऐसे जो भी समस्या है, ठीक है, वो समस्या को निर्धारण करने के लिए ये ऐप बनाई गई थी ओमंडन ऐप। इसके अलावा एक और ऐप है नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। इसके थ्रू असम के ब्रह्मपुत्र पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। इट मीन्स आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन कौन सी नौकाएं हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि वहां पर आपके आसपास में नदी के अंदर हो सकता है कि आपके बार बार टाइड्स अप या डाउन हो जाए या फिर फ्लड्स आ जाए, तो उसके लिए आपके नौकाओं को जानना जरूरी कहाँ पर कौन से है सैटेलाइट के माध्यम से ऊपर, तो उसका उनके देखने के लिए कितनी नौकाएं गई हैं आई हैं उनका रजिस्ट्रेशन या रिकॉर्ड रखने के लिए ऐप बनाई गई थी आपके पास में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। ठीक है, ये राज्य विभाग ने आईआईटी मद्रास के प्रमुख के राजू के सहयोग से विकसित किया था इस एप्लीकेशन ऐप को। ठीक है, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप था मेरे पास। ठीक है, एक और था एसएमजीएफ मैसेजिंग ऐप है। ये भारतीय सेना ने 23 दिसंबर 2021 में लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म ये है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन नाम का एक समकालीन मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया था, ताकि आर्मी के लोग एक दूसरे को कोई मैसेजिंग प्रोवाइड कर सके सिक्योर रूप से हो सके, तो उसके लेके इस तरह का ऐप आपका लॉन्च किया गया था असिंजा। फिर है क्विट टेकोबा ऐप है आपके पास में। डब्ल्यूएचओ ने 2022 में धूम्रपान रहित और इसके संबंधित उपचारों का उपयोग छोड़ने में लोगों की मदद करने के लिए, मतलब कि तंबाकू छोड़ो ऐप बेसिकली नाम इसका ये है, और इसके तहत जितनी भी योजना है वो लोगों की मदद करने के लिए ये ऐप बनाया गया था, क्विट टोबैको ऐप। ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम क्या है, क्विट टोबैको ऐप। ठीक है, एक और ऐप है नेपियर पोर्टल है, जो कि आपके केंद्र रसायन मंत्री जो है मनसुख मांडविया जी इन्होंने करवा था, ताकि आपके जो रिसर्चेस हैं मेडिकल रिलेटेड वो मालूम हो सके। कई और हैं जैसे आजादी का अमृत महोत्सव। अभी बहुत बार हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, जहां पर कि एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी, जहां पर कि आपकी सांस्कृतिक मंत्री जो मीनाक्षी लेखी जी ने 2021 में इस ऐप को लॉन्च किया गया था, ताकि आजादी रिलेटेड जितने भी हमारी चीजें हैं उनको प्रोत्साहित करा जा सके और लोगों के अंदर, जन के अंदर आजादी के लिए जो आग थी उसको वापस मनवांछित रूप से बनाया जा सके कि हमें कितनी कड़ी मेहनत से हमें चीज मिली है, उस चीज के लिए हम लोग ये चीज करते थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को ई अमृत पोर्टल बनाया गया था कि हमारे जो ई व्हीकल्स हैं, जो कि कोपा 26 शिखर सम्मेलन के तहत ये काम हो रहा है हमारे पास में यूके के अंदर। इसके तहत हमारे जो ई व्हीकल्स बनाई थी उनका जो रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स हैं और उसके रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड है ई व्हीकल के वहां पर हम रख सकें, इसके लिए हमने ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, ताकि इसकी जागरूकता पहुंचाई जा सके हमारी। दिक्कत इस चीज की है कि आपका पेपर एमपीपीएससी का है, ठीक है, और आपका जो लैंग्वेज है आईसीटी में ई गवर्नेंस की, वो क्या आएगा किसी को नहीं मालूम। तो जितना कवरेज हो सकता है, जो जो बेसिक बेसिक, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मगर आपको योजनाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, बेसिक मुद्दा इस चीज का है। ठीक है, डिटेल में जाना मेरा मुद्दा नहीं है, मगर जानकारी होना चाहिए हर चीज के बारे में। नहीं तो कल जाके बोलेंगे सर ये चीज पढ़ाई नहीं थी। आपको जानकारी होना चाहिए, पॉइंट आपको नोट होना चाहिए। ये तो ई गवर्नेंस के अंदर आपको 10 पेज में लाइन में खत्म हो सकता है, मगर क्योंकि एमपीपीएससी का ही पोर्टल है और एमपी जो भी क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड पूछे हैं, कभी ई गवर्नेंस पूछा गया है। ठीक है, और जहां तक बात है प्लीज इसके नोट्स इंग्लिश में दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए इसके जो नोट्स है इंग्लिश हिंदी बायलैंग्वेज इसके नोट्स है इसके अंदर। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए इसके अंदर आप लोग। ठीक है, इसके एक और ऐप है जिसका नाम है गरुड़ ऐप है मेरे पास में, जो मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग करवाई जाती थी, ताकि नजर रखी जा सके कि कौन कौन कहाँ मेरे हम मतदान करा रहे हैं उनको देखने के लिए, और हमारे लोगों तक क्रांति पहुंचाने के कहाँ नजदीकी उनके केंद्र है, मतदाता केंद्र है, उनकी प्रोवाइड करने के लिए गरुड़ ऐप बनाया गया था मेरे पास।
इसके अलावा वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल, जहां पर कि भूपेंद्र हुडा ने 2021 में पोर्टल लॉन्च किया था। हमारे जितने भी वेटलैंड्स हैं, ठीक है, उनकी भूमि को संबंधित जो जानकारी है, ठीक है, ड्राई लैंड सा वेटलैंड है, उनकी जानकारी क्या, उनके पोषक तत्व है उनके अंदर, ठीक है, वो सब जानकारी इस पर्टिकुलर ऐप पे आपको मिल सकती है। इसके अलावा जल जीवन मिशन ऐप था, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में 2 अक्टूबर 2021 मतलब हमारे महात्मा गांधी जी के जन्म के दिन के अंदर ये ऐप लॉन्च किया था मेरे पास में, ठीक है, जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया था, ताकि ये हमारे जो लोगों तक जल के बारे में जन साधारण को ज्यादा से ज्यादा मिल सके कि कितना उपयोगी है जल और इनको दूषित करना कितना खराब है, ताकि लोग कम से ज्यादा से जल को बचा सके। उसके लिए बेसिकली ऐप कराई गई थी जल जीवन मिशन ऐप। फिट इंडिया मोबाइल ऐप बहुत ही अच्छा है। हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने 2021 में इसको लॉन्च किया था 29 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के अंदर, ताकि आपके हर लोग तक, क्योंकि ओबेसिटी वगैरह की जो पहुंच है हमारे इंडिया तक भी पहुंच चुकी है, ओबेसिटी जैसी चीजों को दूर करा सके और लोगों तक फिट रहने के, ठीक है, फिट रहने के अलग अलग तरीके बता सके और लोगों तक इसकी जागरूकता पहुंचे, इसलिए इस तरह का मिशन या इस तरह की मोबाइल ऐप लॉन्च की थी फिट इंडिया ऐप। ई श्रम पोर्टल हमारे पास में था। श्रम रिलेटेड, श्रम मंत्रालय रिलेटेड जो भी हमारे डाउट्स हैं या फिर हमारे जो क्वेरीज हैं या फिर जो पब्लिक ग्रीवेंस है वो पहुंच सके, उसका जो सुझाव है वो जो हल है उसी जगह पहुंच सके, इसलिए हमारा श्रम विभाग ने इस तरह का पोर्टल बनाया था, ई श्रम पोर्टल बनाया था हमारे पास। प्रूफ ऐप था मेरे पास में 2021 के अंदर। फोटोग्राफी के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो ऑन साइट फैसिलिटीज है यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते थे। इसका मेन उद्देश्य ये था कि केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न विभागों को आवंटित सभी परियोजनाओं की कार्य प्रगति निगरानी कर सके। इट मीन्स लेट अस अज्यूम कि आपके पास में आपका बन रहा है आपकी ट्रेन की कोई योजना है या फिर आपके पास में रोड कोई बन रहा है आपके पास में, तो उसकी समीक्षा, आपने तो पैसा भेज दिया है, ठीक है, कोई ब्रिज बन रहा है तो आपने ब्रिज के लिए सरकार ने पैसा भेज दिया है, मगर देखने कौन आएगा कि कितना क्या बन रहा है? कोई रिपोर्टर अधिकारी कुछ भी लिख सकता है। तो उस चीज को वेरीफाई करने के लिए ये ऐप बनाए गए थे, जहां पर फोटोज या वीडियोज जो है वो इसके ऊपर अपलोड होती थी और जो भी इसके अधिकारी हैं, जो उसके जो पर्टिकुलर मंत्रालय है, उसको चेकआउट करते थे कि हमने जो पैसा भेजा है वो उसी चीज के लिए काम हो रहा है या उतना जो वो बोल रहे हैं काम हो गया है, वो वेरीफाई या प्रूफ है कि नहीं, इस तरह प्रूफ ऐप के ऊपर था। ऐसी एक तरह मेरा ऐप है मानस ऐप था। मानस मेंटल हेल्थ नॉर्मली ऑगमेंटेशन सिस्टम था, जहां पर कि वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघव के द्वारा ये कराया गया था, ठीक है। यहाँ पर सभी मानस जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ इश्यूज वगैरह को जानने समझने के लिए ऐप बनाया गया था। स्पर्श है, ठीक है, 8 जुलाई 2021 को बनाया गया था। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इसके तहत रक्षा पेंशन के मंजूर और वितरण के संचालन की एक वेबसाइट थी। इट मीन्स आपके जितने भी आपके रक्षा मंत्रालय, इट मीन्स आपको जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वहां पर उनके लोगों को जो पेंशन है वो एक पोर्टल पे समझ आ सके, उसके लिए उन्होंने स्पर्श पोर्टल बनाया गया था। इसका एक और पोर्टल था पैसा पोर्टल, जो कि छोटे व्यापारी हैं उनके अंदर छोटे व्यापारियों को सस्ता और छोटा लोन और कम ब्याज के अंदर लोन प्रोवाइड करने के लिए पैसा ऐप मेरा प्रोवाइड किया था। WHO एम योग एक और था मेरा ऐप लॉन्च किया गया था। इसमें कई भाषाओं का सामान्य योग प्रोटोकॉल पर आधारित योग प्रशिक्षण, मतलब बेसिक के तौर पे आपका जो आपका ऐप था फिट इंडिया ऐप था उसी तरह का ऐप है, मगर यहाँ पर WHO के स्वीकृत जो भी योग है जो कि जन साधारण तक पहुंचा सके वो इस ऐप में प्रोवाइडेड है। जन धन दर्शक योजना मेरे पास में बैंकिंग सुविधाओं को आसान करने के लिए ऐप बनाई गई थी मेरे पास, ठीक है। और भी बहुत सारे मेरे पास में योजना है, जैसे कि मिरर ऐप है जो कि पोस्टल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी। पोस्ट इन्फो ऐप है जो कि डाक संबंधित सेवाओं को काम कराती थी। अलर्ट ऐप थी जो कि आपकी जो धोखाधड़ी बैंक थी उसके लिए आपको सहायता करती थी। मनी मोबाइल ऐप है जो आरबीआई द्वारा आपके दृष्टिबाधित लोग हैं उनकी सहायता के लिए बनाई गई थी। फ्यूल हम सफर था जिसमें आपके जो दरवाजे तक डीजल पहुंचाने तक की व्यवस्था की गई थी। स्टार्टअप सड़क सुरक्षा हेतु ये ऐप बनाई गई थी। खान प्रहरी ऐप जो कोयला चोरी के नियंत्रण के लिए बनाई गई थी। एनर्जी फ्रेंड ऐप थी बिजली कटौती के लिए।
सागरवाणी ऐप थी जो कि सागर आपातकाल चेतावनी देती है कि आपके सागर के अंदर कोई तूफान वगैरह आ रही उसके लिए। ये रीयूनाइट ऐप थी जो लापता लोग थे उनके बच्चों को कहाँ पर कौन है, कोई है तो कोई बंदा पहचान रहा है और पुलिस में भेज दिया है तो उसकी जांच के लिए या फिर पेरेंट्स आसानी तक पहुंच सके इसलिए ऐप बनाई गई थी रीयूनाइट ऐप। सॉल्यूशन ऐप थी चुनाव आयोग से संबंधित कोई भी परेशानी यहाँ पर बता सकते थे। ई पाठशाला आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है आपकी जितने भी फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास वो यहाँ पर अपलोड होती है ई पाठशाला के अंदर। चार्टर्ड या हेल्प ऐप पे रेलवे संबंधी जितनी भी समस्या है या सुधार है वो यहाँ पर हो सकते हैं। मेघदूत ऐप है मौसम संबंधित जो भी पूर्व अनुमान है, ठीक है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप बहुत बार आप ना चुके हो जो कि कोरोना के अंदर बहुत अपनाया था कि आपने आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड किया था और वहीं के थ्रू आप देख सकते हैं कि आसपास कोई कोरोना का मरीज तो नहीं आपके आसपास आपकी दायरे के अंदर। ठीक है, अलग अलग 12 भाषाओं में इसका लॉन्चिंग किया गया था। कोविड ऐप था, कोविड ऐप के थ्रू आपने आपकी जो कोविड आपकी ये भी बेसिकली 12 भाषाओं के अंदर आपका था। इसका फुल फॉर्म था कोविड वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसके थ्रू आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स है इनने आप लोगों को इस तक पहुंचाया था कि आप किस तरह से कोविड की वैक्सीन दे सकते हो। इसी ऐप में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसका लक्ष्य ये था कि लक्ष्य देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट पर वैक्सीन के भंडारण तथा बाजार में उपलब्ध तथा भंडारण के तापमान पर रियल टाइम जानकारी देना है कि कहाँ कितनी वैक्सीन मिल रही है वो चीज समझना था। ठीक है, अगला है मेरे पास मेरिट ऐप थी जहां पर कि आपकी मेरिट ऑर्डर ऑफ डिस्पैच इलेक्ट्रिसिटी फॉर रीजनरेशन तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड आपकी जितने भी इनकम और ट्रांसपेरेंसी वो देख सकते हैं। ताम्र पोर्टल था आपके जो खनिज और संसाधन विभाग है उन्होंने पोर्टल बनाया था अपने अपने रिसोर्सेज को देखने के लिए। कोयला मंत्रालय ने अपना एक ऐप बनाया था कोयला मित्र ताकि कोयला की जितने भंडारण है उसको आप देख सको। इसके लिए पोर्टल है पेंसिल। ये प्लेटफॉर्म इफेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के था ताकि नो चाइल्ड लेबर कोई भी चाइल्ड लेबर अभी काम ना करे उसके लिए बनाया गया था पेंसिल। बहुत सारी ऐप है जैसे समग्र पोर्टल है, समग्र आईडी आप लोगों को मिलती है। जैसे आधार कार्ड आपकी सेंट्रल की आईडी देती है वैसे आपके एमपी के अंदर जो आईडी चलती है वो अलग से बनाई गई थी समग्र आईडी। और जो पोर्टल जो था समग्र पोर्टल आपके पास में था। ई पार्लियामेंट था जिसके अंदर आपके एमपी की जो डिफरेंट कंट्रीज एबल टू एस्टेब्लिश इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। आपके जितने भी एमपीज है एक दूसरे से कॉन्टेक्ट बना सके इलेक्ट्रॉनिक में, इसलिए आपकी पार्लियामेंट ई पार्लियामेंट ऐप बनाई गई। इंडिया डेवलपमेंट गेटवे था, इसके तहत आपकी जो इंफॉर्मेशन है लोकल लैंग्वेज तक रूरल लोगों तक पहुंच सके, ग्रामीण लोगों तक पहुंच सके, इसलिए बनाया गया था। दीक्षा ऐप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। सगुन पोर्टल है, ये स्कूलों को शिक्षा मंत्रालय तक जोड़ने के लिए बनाया गया था। षष्ठी ऐप रेलवे संबंधित जानकारी के लिए बनाया गया था। हमराज ऐप एक तरह की पोस्टिंग और उसकी पदोन्नति की सूचना के लिए कि भारतीय सेना में क्या क्या पोस्ट खाली है या क्या उसके अंदर आपके इंक्रीमेंटेशन हो रहे हैं वो सब जानकारी आपको इस ऐप में हमराज ऐप में मिल सकते थे। इसका समाधान सुविधा और सी विजिल एप्लीकेशन की चुनाव आयोग के लिए ऐप बनाई गई थी। नक्शे एक केंद्र विज्ञान प्रौद्योगिकी का आपका एक तरह का सर्वे ऑफ इंडिया है उसके सर्वे के लिए कि आपके कहाँ पर क्या क्या बहुल के लोग रह रहे हैं या खनिज क्या क्या उनके पास है उसके लिए आपकी बनाई गई थी नक्शे ऐप बनाई गई थी आपके पास में। एक था कि गर्व एप्लीकेशन थी जहां पर कि आपकी ग्रामीण के अंदर विद्युतीकरण की आपके वहां पर कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, कहाँ तक गांव तक पहुंची इलेक्ट्रिसिटी उसकी जानकारी के लिए ऐप थी आपके पास में। फिर था दीप डिस्कवरी ऑफ इफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस कि आपके पास में जो नीलामी है विद्युत मंत्रालय का ई नीलामी ऐप। ई नीलामी ऐप की इट मीन आपके अब पास में बहुत सारे ट्रांसफार्मर खराब होते हैं, सिटी खराब हो जाते हैं तो भंगार के अंदर उसको बेचते हैं तो उसकी नीलामी करी जाती है। तो उस नीलामी ऐप के लिए डीप इस तरह का आपका एप्लीकेशन ऐप बनाया था। ई सनद ऐप विदेश जाने वाले लोगों को डिजिटल दस्तावेज पहुंचाने के लिए आपका ये ऐप बनाया गया था आपके पास में। ठीक है, अब बहुत सारी योजनाएं पड़ ली, बहुत सारी, क्योंकि छोटी छोटी योजना है मगर इफिशिएंट योजना है जो कभी कभी आ जाए तो हम वन लाइनर में टिक करते हैं, इतना हमें ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। अब मेन मुद्दे की बात आते हैं जो एमपी के रिलेटेड है। कभी हम मेजर इनिशिएटिव्स की बात करें जो हमारा मेन मुद्दा है कि अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की चेक कर ली योजनाएं सारी। अब हम बात करते हैं कि एमपी में कौन कौन सी योजना है जिसके बारे में हम लोग जान सकते हैं।
तो इसको 4 तरह से डिवाइड करेंगे। एक तो है मिशन मोड प्रोजेक्ट, जिसके बारे में बताया था कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके तहत आपकी डिफाइन करना, आपके किस तरह की गवर्नमेंट आप लाओगे, क्या काम करोगे और उसके रिलेटेड आप क्या क्या अपने कंट्रोल ड्यूटी में रखोगे, उस चीज को बनाने के लिए मिशन मोड प्रोजेक्ट है। विभागीय प्रोजेक्ट मतलब डिपार्टमेंट रूप से अलग अलग आप लोगों ने कोई अपने इनिशिएटिव लिए हो इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए। आपके कोई और प्रोजेक्ट जो कि विभाग के अलावा आपने कोई करा है जो कि जन सुविधा के लिए हो। और अगले ई गवर्नेंस पुरस्कार, कि आपने कोई पुरस्कार आपने एमपी गवर्नमेंट दे रही हो तो उसके बारे में समझेंगे। वन बाय वन बात करें हम लोग, आपकी जो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने एक आईटी पॉलिसी बनाई थी। सबसे पहले जो आईटी पॉलिसी है, ठीक है, हमारी इंडिया में जो बनी है वो 1999 में बनी है एमपी के अंदर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। पहली आईटी पॉलिसी कब बनी है हमारी एमपी के अंदर? 1999 में बनी है हमारे पास में। ठीक है, सेंट्रल की करंट आईटी पॉलिसी हमारी कब रिन्यू हुई है? तो करंट आईटी जो पॉलिसी है एमपी की वो रिन्यू हुई है 2016 के अंदर। ठीक है, अभी अभी 2016 के अंदर वापस रिन्यू हुई है हमारे पास में आईटी पॉलिसी। अब मेन जो आईटी पॉलिसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पॉलिसी है, उसके मेन उद्देश्य क्या क्या है? पहला उद्देश्य है इंप्रूव दी लाइफ ऑफ कॉमन मैन, लेवरेज दी स्ट्रेंथ ऑफ ई गवर्नेंस। इट मींस आपके आम लोगों को सुविधा प्रोवाइड करना और उनको ज्यादा से ज्यादा तक ई गवर्नमेंट या फिर आपकी गवर्नमेंट तक इलेक्ट्रॉनिक वे में पहुंच क्लोजली करवाना, ये मेन मकसद है इसका। सेकंड, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि आप जज, आपके जो उनके डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस ज्यादा तेजी से प्रोवाइड करोगे, उनको उनकी जो चीजें हैं आपके जमीन के बारे में जानकारी आप जल्दी से दोगे या फिर उनके प्रोसेस फास्ट करोगे तो आपके इन्वेस्टमेंट जल्दी से आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट को तेज करने का सेकंड का प्रोसेस था, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आकर्षित कर सको आप लोग। तीसरा मुद्दा था कि क्रिएट अ पूल ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स। आप कभी आप इलेक्ट्रॉनिक वे में आपकी जितनी भी शिक्षा है प्रोवाइड करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको स्किल लेबर्स आप लोगों को मिलेगी आपके पास में। एक मुद्दा ये था इसका। ठीक है, तीसरा, आपकी जो रिसोर्स ट्रांसफॉर्मिंग द रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी टू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। इट मींस सबसे पहले हमारी बात आती है कि रिसोर्सेज बढ़ाना। इट मींस आपका भंडारण आपके मटेरियल रूप से बढ़ाने से बजाय आप ज्ञान रूप से आपकी नॉलेज ज्यादा बढ़ा रहे हैं लोग। ठीक है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बजाय कि मैं बड़े बड़े कॉलेजेस खोल रहा हूँ, उसके बजाय मेरे जो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल वर्ल्ड है उसको ज्यादा मजबूत कर लूं, ताकि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में खड़ा करते हुए मैं नॉलेज बेस आपकी कोई चीज लोगों तक ज्यादा पहुंचा सकूं। तो इस मेन मकसद ये था मेरे पास में। अब जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब अलग अलग मेरे मिशन मोड प्रोजेक्ट मेरे पास में आते हैं। ठीक है, पहला इसका मिशन मोड प्रोजेक्ट था ई डिस्ट्रिक्ट, जो मैंने बात करी थी। अभी इसके पहले हम लोगों ने ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करी। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जहां पर कि हम लोगों ने बात किया था कि आपके जितने भी विभाग हैं अलग अलग, उनकी जितनी भी सर्विसेज हैं एक पोर्टल पे हमें मिल जाए। ठीक है, और दस्तावेज आसानी से हमारे प्रोसेस होके, इसलिए ई डिस्ट्रिक्ट ऐप हम लोगों ने प्रोवाइड करी थी हमारे पास में। ठीक है, स्टेट पोर्टल, एसएसडीजी, ई ट्रेजरी, लैंड रिकॉर्ड, ई टेंडरिंग और कमर्शियल टैक्स। ठीक है, ध्यान रख लेते हैं। इट विल इंक्रीज क्रिएटिंग अ इलेक्ट्रॉनिक वर्क फ्लो सिस्टम फॉर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प इन प्रोवाइडिंग एफिशिएंट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट सर्विसेज थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर एंड लोक सेवा केंद्र एंड एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर। मेन वही बात है, सीएससी के थ्रू, आपके एमपैन ऑनलाइन के थ्रू, कियोस्क सेंटर के थ्रू आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इजीली प्रोवाइड कर सके। ये एक मेन मकसद था ई डिस्ट्रिक्ट का आपके पास में यहाँ पर। ठीक है, अगला है आपके पास है मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे। एक तरह का गेटवे सर्विस जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, उसी तरह का गेटवे सर्विसेज है। इसके थ्रू आप कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी, जो हमारा कॉमन सर्विस सेंटर है, जहां पर कि आपकी सारी सुविधा एक जो सेंटर को पब्लिक को पब्लिक से सेंटर तक प्रोवाइड हो सके, इसलिए ऐप था। इसके माध्यम से दूरस्थ पहुंच के माध्यम से नागरिकों को आसान और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान की जा सकती है। इट मीन्स आपके जो दूर दूर आपके जो लोग हैं, इट मीन्स आपको जो डिस्ट्रिक्ट है 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है और एक विकलांग लोग वहां तक नहीं बंदा पहुंच सकता, या फिर हो सकता है कि आपकी कोई मिनिस्ट्री है जो कि उससे 200 किलोमीटर दूर है, बंदा वहां नहीं आ सकता अपनी किसी भी समस्या या कोई भी चीज
प्रोसेस पर फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह का जो पोर्टल है आपके पास में, डिलीवरी गेटवे, आपकी समस्या को दूर करता था। यहाँ पर ये 6 विभागों उसकी 41 सेवाएं प्रोवाइड होती थी मेरे पास में। ई ट्रेजरी ऐप था, इसके तहत आपके जो जितनी भी ट्रेजरी है, इट मीन आपकी जो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो पूरी कंप्राइज हो गई थी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू। यहाँ पर आपका बजट इसके थ्रू कंट्रोल हो सकता था। एक और एमपी का है लैंड रिकॉर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखो भूमि मतलब आपके लैंड के रिकॉर्ड, क्योंकि 1988 में हम लोग लैंड रिकॉर्ड सर्विस लाए, जो अब भी हमारे पास में जाकर लैंड के रिकॉर्ड हमने 100% आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद ई टेंडरिंग सर्विसेज, जितने भी टेंडर सर्विसेज जो ऑफलाइन होती थी कि कागज से हम बहुत सारा कागज भर के टेंडर हम भरते थे ऑफलाइन रूप से, अब वो सब चीज ऑनलाइन हो चुकी है हमारे पास में। कमर्शियल टैक्सेस, अब जो टैक्सेस हैं हम लोग सबसे पहले ऑफलाइन रूप से भरे आते थे कागजों के थ्रू, अब हमने सब चीज जो पोर्टल है कमर्शियल टैक्सेस को हमने ऑनलाइन कर दिया हमारे पास में, जीएसटी के थ्रू है। ठीक है, अब डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात करें, अलग अलग मेरे पास में डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स है। या तो सिर्फ इसके नाम ध्यान रख के उसके बारे में सोच सकते हो, जैसे कि है एमपीटास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एसटी/एससी के जितने भी आपकी सर्विसेज हैं, जहां पर आपको स्कॉलरशिप रिम्बर्समेंट की जानकारी मिलती है। प्लस आपके पास में जितने भी ट्राइबल्स अफेयर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, बेसिक तौर पे आपकी ट्राइबल की जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ से आपके प्रोवाइड होती है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हो, वो कहाँ तक इनरीच करी है, कहाँ तक उनकी प्रोसेस फाइंड हुई है, वो आप एमपीटास सर्विसेज से इजीली देख चेक कर सकते हो आपके पास में। आप इसके बाद आपके पास में मनरेगा ऐप है, जहां पर के आपके मनरेगा की जितनी भी स्कीम्स है उसकी फंडिंग्स, और आपके पास में आपका हर इंसान का अपना अपना अकाउंट होता है मेरे पास में। इसके बाद ई उपार्जन प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं अलग अलग तौर पर। सबसे पहले एमपीटास की बात करें, ये मेरे बेसिकली ट्राइबल अफेयर जो डिपार्टमेंट है इसकी योजना है, जहां पर कि जितने भी बेनिफिशियरीज हैं अलग अलग जो ट्राइबल अफेयर्स की जो स्कीम्स है उसके तहत उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके, और उन तक उनकी जो बेनिफिशियरी है उनकी जानकारी जो है रिम्बर्समेंट्स या फिर उनकी जो फॉर्म्स उनकी जानकारी यहाँ पर मिल सके, ये मेरा मकसद है एमपीटास का। मनरेगा, एमजीएनआरए, यहाँ पर पंचायत और रूरल के जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स है उनके वर्कर और उनकी बेनिफिशियरी के बारे में जानकारी मिल सके कि पेमेंट कितना पहुंचा है या कौन कौन लोग है उसके अंदर। इसके बाद है उपार्जन योजना, इसका जो क्रियावरण है, इसका जो मेन इंप्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट कौन है मेरे पास में, डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये इसका मेन है। इसके तहत राज्य में प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन को मजबूत करना, इट मीन मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आपके जितने भी प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन से स्टेट के अंदर उनको इकट्ठा कर सके और उनका एक डाटाबेस बना सके कि राज्य के किसानों के एकीकृत डेटाबेस को विकसित करना। इट मीन्स आपके अलग अलग क्षेत्रों में क्या कौन सी उपज रखी है, कि सोयाबीन कितना बोया है, या आपका गेहूं कितना बोया है, या गन्ना कितना बोया है, उसका रकबा आपका रखना। ठीक है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना आपके उपार्जन प्रोजेक्ट का मेन मकसद रखा, ताकि मालूम पड़ सके कि किस चीज की किस समय हमारे लेटर में आपने कही जाके गन्ना ज्यादा बो दिया, तो हो सकता है कि हम इससे हमें फाइंड आउट कर सके अगले साल हमारे शक्कर के भाव कम होंगे, या हमें ये मालूम कर सके किस चीज को हमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सके, ताकि उनके भावों तक हम रोक लगा सके, या फिर उनके एक्सेस स्टॉक को हम कम करा सके उनको। ये हमारा मेन मकसद इस तरह का था। एसएमएस बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम मेरे पास में था। यहाँ ये बेसिकली तो ग्रामीण विकास जो हमारा एमजीआरएनजी विभाग है उसका ही एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है, जो कि बेसिकली रूरल डिपार्टमेंट जो है मेरे, ठीक है, उनके लिए बनाया गया था, ताकि जो मॉनिटरिंग है डेली एक्टिविटीज की, कि काम कौन बंदा कैसे काम कर रहा है, उसकी चीज हम मॉनिटर रेगुलर कर सकें। ठीक है, इसके बाद है जियो फॉरेस्ट। इसके तहत ये वन विभाग जो मेरा है उसका ये था, ताकि वन विभाग के अंदर कितने लोग कितने वन्य प्राणी वहां पर है उसका डाटाबेस इकट्ठा करा जा सके, ये इसका मेन मकसद है। या कौन कौन से पेड़ वहां पर लगे उनकी जानकारी आपका ये डाटाबेस तैयार कर सकता था, ताकि फॉरेन स्टैंड्स वगैरह की जानकारी हम लोग मिल सके मेरे पास। अगला था आईआरसीटीसी एसएमएस फॉर मध्य प्रदेश टूरिज्म। ये आईआरसीटीसी की अपनी ऐप है, इंडियन रेलवे टूरिज्म डिपार्टमेंट की अपनी ऐप है, मगर अपना एमपी टूरिज्म ने इनके साथ टाई अप करके एक एसएमएस बेस्ड आपकी सर्विसेज प्रोवाइड की है, जहां पर कि ग्राहक तक पहुंचने और गंतव्य एवं एमपीटीटी होटलों के बारे में उचित जानकारी देने के लिए एक एसएमएस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था।
इस एसएमएस रखने के अंदर ऐसा है कि कोई बंदा है, ठीक है, कोई उसको जानकारी चाहिए कि आपके एमपी में कोई होटल की जानकारी लेना कि इस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से होटल है, तो एक पर्टिकुलर एसएमएस छोड़ के आप पूरी जानकारी उसको आप एक मोबाइल के ऊपर ले सकते थे और इसके थ्रू कस्टमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती थी। ये काम था आईआरसीटी एसएमएस फॉर मध्य प्रदेश टूरिज्म। एक था वात्सल्य ऐप, मेरा नाम था मेरे पास में। इस वात्सल्य ऐप बेसिकली तौर पे जिला प्रशासन होशंगाबाद ने अलग से निकाला था। इसका काम मेन यह था कि ताकि मॉनिटरिंग प्रोसीजर कर सके चाइल्ड हेड और उसके पैरामीटर्स की। आपके जो चाइल्ड है, जो भी बच्चा पैदा हुआ है, उसके बारे में उसकी जो पूरी जानकारी है वो इस पोर्टल पर प्रोवाइड होती थी हॉस्पिटल्स के द्वारा, ठीक है, कि उसको टीका लगा है कि लगा है, इस सब जानकारी आपको इस पर्टिकुलर ऐप पे बेसिकली तौर पे होशंगाबाद जिले ने ही ये इनिशिएटिव लिया था। जियो सर्च ऐप ग्राम पंचायत और ग्रामीण विकास ने का एक अलग विभाग ने इसको इनिशिएटिव लिया था। इसका मेन उद्देश्य था कि आपके बिल्ड अ स्पेटियल जियो डाटाबेस कंप्राइजिंग ऑफ विलेज पंचायत लोकेशन, मेजर रोड्स, रेलवे फोरकास्ट एंड वाटर बॉडीज। इट मींस गांव और उसके आसपास में क्या क्या खनिज, रोड्स, रेलवेज या ग्राम पंचायत के चिन्हन करने के लिए ये एक तरह का पोर्टल बनाया गया था। कहां पर कौन सी चीज है, जियो लोकेशन के थ्रू आपको पता कर सके, ताकि इजीली कोई बंदा कहां पर, अब कोई बंदा फर्स्ट टाइम को डिस्ट्रिक्ट कोई एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का बंदा जा रहा है तो इजीली उसको लोकेट करने में आसानी हो कि यहाँ ये ब्रिज बना है, यहाँ पर ये एक्स नाम का रोड बना है मेरे पास में, ठीक है। तो एक क्लिक के ऊपर पूरे के पूरे रास्ते वगैरह आपकी सारी जानकारी मिल सके मेरे पास में, ठीक है। कुछ और प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान प्रोजेक्ट की बात करें, जो कि 23 अगस्त 2008 के अंदर प्रोवाइड किया गया था। ये जो प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में इसलिए स्टेब्लिश किया गया था ताकि आपकी वाइड एरिया जो नेटवर्क है आपके स्टेट के अंदर और जो वन टू वन जो कम्युनिकेशन है उनको बढ़ावा दे सके। एमपी ऑनलाइन बहुत सारे लोग हम लोग आज की तारीख में इस्तेमाल करते हैं। इसको हमारा टीसीएस ने डेवलप किया था ताकि आपके आपकी जो एमपी की सेवाएं हैं, ठीक है, जो त्वरित सेवा है फॉर्म भरने की या फिर आपको एमपी की क्योर सेवा है उनको आसानी तक प्रोवाइड कर सके, इसलिए एमपी ऑनलाइन मेरा बनाया गया था। इसके बाद था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई था। ये बेसिकली प्रोवाइड करता था आईटी सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एमपी के अंदर, ठीक है, और एक डाटा सेंटर भी है। फर्दर है ई डक्स एप्लीकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने इसको बनाया। इसका मेन मकसद, इसका हेडक्वार्टर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट्स हैं उनके होते थे। आज तक 8 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके 5 साल के जो आईटी ट्रेनिंग्स है वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड मिल सकती है। हेड स्टार्ट एक तरह का कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम था जो कि स्टूडेंट और टीचर्स के लिए प्रोवाइडेड है। ये प्रोग्राम उसके लिए है कि कैसे कंप्यूटर को स्टार्टिंग से स्किल से सिखा सके। हेड स्टार्ट वो मेरा प्रोग्राम था 2008 में, मेरा इसका 2000 में इसका क्रियान्वयन किया गया था मेरे पास। इसके अलावा है परख, मेरी ऐप है। परख ऐप के थ्रू आप फीडबैक ले, आपका जो बच्चे हैं उनका आप ऑनलाइन असेसमेंट ले सकते थे इसके ऊपर कि लेवल में आपने कुछ सिलेबस कंप्लीट किया, इसके बाद एमसीक्यू बच्चों का टेस्ट लेना हो तो परख ऐप के ऊपर आप उसका ऑनलाइन असेसमेंट आप ले सकते थे और वहां एक दूसरे को जोड़ सकते थे। इसके बाद पंचलेखा ऐप थी मेरे पास में, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट है एक दूसरे की अकाउंटिंग चेक कर सके, ये एक तरह का अकाउंटिंग सर्विसेज था। ई सीनास, ई प्रूफ्स, ई पद्मेश, मंडी बोर्ड ऐप वगैरह वगैरह मेरे बहुत सारे एप्स थे। तो ये सारे के सारे जो एप्स हैं, ठीक है, इसके आधार के ऊपर हमारी सर्विसेज प्रोवाइड होती थी। यहाँ तक हम लोग इसको एंड करते हैं जहां पर कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेरी गवर्नमेंट के पुरस्कार भी, मगर हमारी सेवा इतनी ज्यादा है कि तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना कि कोई दिक्कत नहीं, इसको एज ए नोट्स के ऊपर टेम्परेरी समझ सकते हैं। तो ये जो ई गवर्नेंस के हम ध्यान रखें जब भी आप पढ़ें तो इसको आप ऐसा पढ़ें कि आपको इनकी सेवा मतलब वन लाइनर आपको मालूम हो कि ये चीज करती क्या है, ठीक है। आपको हर पर्टिकुलर आपको जो प्रोग्राम से ई गवर्नेंस के प्रोग्राम है उनके बारे में जानकारी होना चाहिए, छोटी या बड़ी हो हर जानकारी होना चाहिए। करंटली आपकी एमपी के अंदर या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या स्कीम्स चल रही है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। यहाँ तक हम ई गवर्नेंस के जो प्रोग्राम्स हैं उनको एंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर हम नया टॉपिक लेके आते हैं आईसीटी का और फिर उसे हम समझते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।